नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे समाजशास्त्रीय चिंतक एंथोनी गिडिंग्स के विचारों के बारे में। आधुनिकता पर जो गिडिंग्स के विचार हैं, उन विचारों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आधुनिकता की अवधारणा यूरोप में ज्ञानोदय के विकास के साथ ही आरंभ हो चुकी थी, लेकिन एक विकसित अवधारणा के रूप में इसका रूप 1960 के बाद स्पष्ट रूप से आना प्रारंभ हुआ। इस समय डेनियल लर्नर, एडवर्ड सील्स, एलेक्स इंकल्स जैसे अनेक लेखकों ने आधुनिकता को वर्तमान समाज की एक ऐसी दशा के रूप में स्पष्ट किया जिसमें तर्क बुद्धि के द्वारा सामाजिक, बौद्धिक और वैज्ञानिक समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। इसके साथ ही विभिन्न लेखकों ने आधुनिकता को एक ऐसी व्यवस्था, मनोवृत्ति तथा परंपरा से भिन्न विशेषता के रूप में स्पष्ट किया जिसमें वैज्ञानिक दृष्टि, तार्किक व्यवहार, सार्वभौमिक दृष्टिकोण, धर्मनिरपेक्षता, व्यक्तिक स्वतंत्रता, उन्नत प्रौद्योगिकी तथा बढ़ती हुई गतिशीलता जैसी विशेषताओं का समावेश होता है। इन विशेषताओं के आधार पर यह विश्वास किया जाने लगा कि आधुनिकता सामाजिक प्रगति तथा विकास का एक विशेष मानदंड है और इसी अवधारणा के आधार पर पश्चिमी समाजों की प्रकृति को एशिया के प्रगतिशील और पिछड़े हुए समाजों से पृथक किया जा सकता है। लर्नर ने जो उनकी पुस्तक है द पासिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोसाइटी में समानता, स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक मूल्य, नगरीकरण, शिक्षा का प्रसार, ये जो सारी गतिविधियां हैं, इन सबको आधुनिकता की प्रमुख विशेषता मानते हुए यह स्पष्ट किया कि कोई समाज जब इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के बाद सतत विकास की प्रक्रिया में आगे बढ़ने लगता है, तब इस दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा कहा जाता है। गिडिंग्स वह प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने आधुनिकता की परंपरागत अवधारणा से हटकर आधुनिकता की कोई सैद्धांतिक व्याख्या न करके इसे परिवर्तन की एक सापेक्षिक दशा के रूप में स्पष्ट किया। उन्होंने अपनी पुस्तक नेशन, स्टेट एंड वॉयलेंस, राष्ट्र, राज्य तथा हिंसा में आधुनिकता की परिभाषा देते हुए लिखा है, आधुनिकता का तात्पर्य उन संस्थाओं तथा व्यवहार के तरीकों से है जो सामंतवादी व्यवस्था के बाद यूरोप में स्थापित हुए तथा अपने प्रभाव के दृष्टिकोण से 20वीं शताब्दी के अंत तक पूरे विश्व की ऐतिहासिक विशेषता बन गए। सामान्य रूप से आधुनिकता को एक औद्योगिकृत विश्व की समानांतर अर्थ में ही समझा जा सकता है। 1990 के बाद गिडिंग्स ने समकालीन समाजों का अधिक सुसंगत विश्लेषण करते हुए आधुनिक समाज तथा इस समाज से संबंधित संस्थाओं एवं व्यक्तिक व्यवहारों की उन प्रमुख विशेषताओं एवं विभिन्न पक्षों पर प्रकाश डाला जिन्हें हम आधुनिकता से संबंधित मानते हैं। इनकी विवेचना उन्होंने जो उनकी पुस्तक है आधुनिकता के परिणाम, आधुनिकता एवं स्वयं की पहचान तथा घनिष्ठता का रूपांतरण, इन तीनों ही पुस्तक में उन्होंने इसका विस्तृत वर्णन किया है। आरंभ से गिडिंग्स के अनुसार आधुनिकता कोई ऐसा सार्वभौमिक मॉडल नहीं है जिस पर सभी की सहमति हो। यह एक तुलनात्मक दशा है जिसे हम परंपरा के संदर्भ में समझने का प्रयत्न करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पश्चिम के समाज आज भी आधुनिकता के स्तर से आगे नहीं बढ़ सके, अतः पश्चिमी समाजों की वर्तमान दशा को उत्तर आधुनिकता की दशा नहीं माना जा सकता। पश्चिम के आधुनिक कहे जाने वाले समाजों में आज भी प्रजाति, वर्ग, लिंग भेद, पितृसत्ता, क्षेत्रीयता, पाप और पुण्य, इन सब से संबंधित जो धार्मिक विश्वासों के रूप में परंपरागत व्यवहारों का प्रभाव बना हुआ है, अर्थात ये सारी दशाएं आज भी इन समाजों में पाए जाते हैं। ऐसे सभी व्यवहार हमें उस बुद्धिवाद तथा सार्वभौमिक दृष्टिकोण से रोकते हैं जिनका संबंध आधुनिकता की अवधारणा से है। इस प्रकार से गिडिंग्स ने आधुनिकता को परिभाषित किया है। आधुनिकता के संबंध में अपने विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। आगे गिडिंग्स ने आधुनिकता एक जुगरनौट के रूप में, इसमें आधुनिकता को समझाया है जुगरनौट के रूप में।
गिडिंग्स ने आधुनिकता की सैद्धांतिक व्याख्या से हटकर इसकी व्यवहारिक प्रकृति, विशेषताओं तथा कथनों का विश्लेषण करने के लिए इसे जुगरनौट शब्द से संबोधित किया है। ये जुगरनौट शब्द क्या है, इसको हम पहले समझ लें। देखिए, 19वीं शताब्दी में इस शब्द का उपयोग सबसे पहले भारत के पूर्व में स्थित जगन्नाथपुरी के उस बहुत बड़े रथ के लिए किया गया जिसे रथ यात्रा के समय सैकड़ों भक्तों द्वारा रस्सों की सहायता से खींचा जाता। एक बार चल जाने के बाद इसे अचानक रोक पाना संभव नहीं रहता। भगदड़ की दशा में अक्सर बहुत से लोगों के इसके नीचे आ जाने के कारण आकस्मिक अथवा ऐच्छिक रूप से मृत्यु हो जाती। गिडिंग्स ने जुगरनौट शब्द का उपयोग तेजी से दौड़ते हुए एक ऐसे शक्तिशाली इंजन के लिए किया जिसे सतर्कता के साथ चलाने के बाद भी कभी कभी अनियंत्रित हो जाने के कारण भारी विनाश का कारण बन जाता है। गिडिंग्स ने आगे लिखा है, जुगरनौट उन्हें कुचल देता है जो इसे अर्थात आधुनिकता को रोकने का प्रयत्न करता है तथा एक निर्धारित मार्ग पर चलने के बाद भी कभी कभी जुगरनौट ऐसा रास्ता पकड़ लेता है जिसका हम अनुमान नहीं लगा सकते। जहाँ तक आधुनिकता से संबंधित संस्थाओं के प्रभाव का प्रश्न है, इसके आगे बढ़ने के रास्ते और गति पर हमारा पूरा नियंत्रण नहीं होता। फलस्वरूप आधुनिकता के रूप में जुगरनौट पर यात्रा के दौरान हम कभी अपने आप को सुरक्षित नहीं मान सकते, क्योंकि एक बार यदि यह अपने रास्ते से भटक जाए तो इसके खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। ये जो अवधारणा है वो गिडिंग्स ने उनकी जो पुस्तक है दी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी में उन्होंने समझाया है। जुगरनौट के रूप में आधुनिकता की प्रकृति बहुत गतिशील होती है। आधुनिकता एक ऐसे भागते हुए विश्व की तरह है जिसे क्षेत्र और तीव्रता में सदैव परिवर्तन होता रहता है। आधुनिकता का संबंध एक ऐसी दशा से है जिसमें बार बार एक व्यवस्था का दूसरी व्यवस्था के द्वारा ले लिया जाता है, स्थान परिवर्तित हो जाता है। अभी व्यवस्था है, तुरंत दूसरी व्यवस्था हमारे सामने आ जाती है। जुगरनौट की तरह आधुनिकता का कोई सुनिश्चित मार्ग नहीं है, यह कभी भी किसी भी नई दिशा की ओर बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त आधुनिकता कुछ निश्चित विशेषताओं वाली समग्रता नहीं है, बल्कि इसका संबंध एक दूसरे के विरोधी अनेक अंगों से हो सकता है। इस प्रकार आधुनिकता से संबंधित किसी ऐसे वृहद सिद्धांत को स्पष्ट नहीं किया जा सकता जिसके आधार पर समाज में होने वाले परिवर्तनों की सार्वभौमिक प्रकृति को समझा जा सके। इस दृष्टि से गिडिंग्स ने आधुनिकता की अवधारणा को इसकी कुछ प्रमुख विशेषताएं, इसके गत्यात्मक पक्ष और परिणाम आदि के आधार पर स्पष्ट किया है। पश्चिमी देशों के जिन समाजों को कुछ लेखक उत्तर आधुनिकता की दशा मानते हैं या उससे संबंधित बताते हैं, यह दृष्टिकोण भी उचित नहीं है, क्योंकि पश्चिमी देशों में कोई भी देश अभी तक आधुनिकता से संबंधित सभी लक्ष्यों को प्राप्त करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। विकासशील देशों की तुलना में पश्चिमी समाजों में आधुनिकता का स्तर कुछ उच्च अवश्य है। इस दशा को उत्तर आधुनिकता न कहकर अधिक से अधिक पिछेती आधुनिकता अथवा उच्च आधुनिकता ही कहा जा सकता है। गिडिंग्स ने आधुनिकता की एक विशेष तरह की मानसिकता अथवा प्रतिबिंबन की क्षमता के रूप में भी परिभाषित किया है। उन्होंने बताया है कि परावर्तिता या प्रतिबिंबन की क्षमता का संबंध एक ऐसी गतिविधि से है जिसके अंतर्गत व्यक्ति अपने आप को ही यथार्थ और व्यवस्था को संचालित करने के माध्यम के रूप में देखने लगता है। इस प्रकार आधुनिकता एक ऐसी दशा है जिसमें प्रतिबिंबन की क्षमता के आधार पर ही मानवीय क्रियाओं की विवेचना की जा सकती है। आधुनिकता मानवीय ज्ञान का वह नियमित उपयोग है जिसके द्वारा समाज को संगठित करने तथा उसमें परिवर्तन लाने का प्रयत्न किया जाता है। ये गिडिंग्स ने आधुनिकता के बारे में लिखा है। गिडिंग्स ने इस तथ्य पर भी बल दिया कि आधुनिकता का तात्पर्य उच्च कोटि के किसी ऐसे ज्ञान से नहीं है जिसके द्वारा हम अपने जीवन को पूरी तरह नियंत्रित कर सकते हों।
अब हम चर्चा करें तो जो आधुनिकता की विशेषताएं हैं उन पर हम चर्चा करेंगे। जो गिडिंग्स ने आधुनिकता की विभिन्न विशेषताएं बताई हैं, उन्होंने आधुनिकता की विशेषताओं के रूप में इसके 4 प्रमुख आयामों का उल्लेख किया है: पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी की समन्वित क्षमता और सैन्य शक्ति। इन चारों पर हम चर्चा करें। सबसे पहले पूंजीवाद पर। गिडिंग्स के अनुसार पूंजीवाद में वृद्धि आधुनिकता की एक प्रमुख लाक्षणिक विशेषता है। वह अपने जीवन में काफ़ी समय तक मार्क्स के विचारों से प्रभावित रहे, जिसके फलस्वरूप उन्होंने पूंजीवाद को मार्क्स के दृष्टिकोण से ही परिभाषित किया। इसी कारण उन्होंने पूंजीवाद को समझने के लिए उत्पादन संबंधों की प्रकृति को समझने पर विशेष बल दिया। इसके अतिरिक्त उन्होंने पूंजी के निजी स्वामित्व, मजदूरी पर काम करने वाली श्रम शक्ति, एक विशेष वर्ग संरचना तथा आर्थिक विनिमय के विकसित रूप को भी पूंजीवाद की विशेषताओं के रूप में स्पष्ट किया है। ये सबसे पहली विशेषता है जो गिडिंग्स ने आधुनिकता के बारे में बताई है पूंजीवाद के रूप में। दूसरा है उद्योगवाद। यह आधुनिकता से संबंधित वह दशा है जिसमें शक्ति के निर्जीव स्रोत जैसे बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। उद्योगवाद का संबंध कार्य करने के एक विशेष स्थान से ही सीमित नहीं होता, बल्कि इसका संबंध परिवहन, संचार तथा घरेलू जीवन की एक विशेष व्यवस्था से भी होता है। किसी समाज में जैसे जैसे उद्योगवाद बढ़ता है, वहाँ नगरीकरण में वृद्धि होने लगती है, गंदी और घनी बस्तियां बढ़ने लगती है और बाजार तंत्र का रूप बदलने लगता है। ये दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता पे अगर हम जाएं तो वह है निगरानी की समन्वित क्षमता। यह वह दशा है जिसका संबंध राज्य द्वारा अपने नागरिकों की विभिन्न गतिविधियों पर एक विशेष ढंग से निगरानी रखना है। इसका संबंध सूचना और संचार व्यवस्था पर इस तरह नियंत्रण रखना है जो सार्वजनिक हित में होने के साथ ही राज्य के लक्ष्यों के अनुरूप हो। अपनी पुस्तक दी थर्ड वे में उन्होंने राजनीतिक सक्रियतावाद तथा आदर्शवाद की जगह एक ऐसी कार्य योजना पर बल दिया जिससे आत्ममंथन के द्वारा व्यक्ति अपनी गतिविधियों का नियमन करने की प्रेरणा प्राप्त कर सके। यह आधुनिकता का एक ऐसा आयाम है जो अन्य विद्वानों के विचारों से भिन्न है। अगली विशेषता गिडिंग्स ने बताई है सैन्य शक्ति। आधुनिकता के चौथे आयाम के रूप में गिडिंग्स ने सैन्य शक्ति अथवा हिंसा के साधनों पर नियंत्रण का उल्लेख किया। इसमें युद्ध को प्रोत्साहन देने वाले औद्योगिकरण का भी समावेश है। आधुनिक विश्व में सैन्य शक्ति पर राष्ट्र राज्य का नियंत्रण होता है। सैन्य शक्ति में वृद्धि तथा इसके फलस्वरूप होने वाले युद्ध पूंजीवादी विकास की संरचना को प्रभावित करने के साथ ही वर्ग संघर्ष के कुछ नए प्रतिमानों को भी विकसित करता है। गिडिंग्स ने आधुनिकता के उपयुक्त जो चारों आयाम हैं, इन आयामों को संस्थात्मक आयाम कहा, क्योंकि इन्हीं के आधार पर व्यवहार के कुछ नए तरीकों के साथ संरचना संबंधी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं उत्पन्न होती हैं जिनके आधार पर आधुनिकता की अवधारणा को समझा जा सकता है। तो मुख्यतः गिडिंग्स ने आधुनिकता की ये 4 विशेषताएं बताई हैं: पूंजीवाद, उद्योगवाद, निगरानी की समन्वित क्षमता और सैन्य शक्ति। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।